जनहित इंडिया आज कुछ ऐसे अनछुए पहलू पे बात करेगा जो समाज को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये उन हज़ारों विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए है जो आईएएस और आईपीएस का सपना देखते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। केंद्र और राज्य की परीक्षाओं में पीसीएस या सिविल की परीक्षाएं जो होती हैं उनमें चयनित होना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं। इसमें नाम आता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हाँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद जो है वो छात्रों की पहली पसंद है पूरे भारत में। खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन 3-4 राज्यों के बच्चे यूपी में प्रयागराज में आकर के, इलाहाबाद में आकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। और जो यहाँ पर सबसे टॉप, यहाँ पे परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो यहाँ का सबसे टॉप बच्चा होता है उसको ये हॉस्टल दिखाइए, हॉस्टल दिखाइए, ये है जीएन झा हॉस्टल। ये हॉस्टल किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये 1927 में बना और 1929 में इसका नाम जीएन झा रखा गया। इसका इतिहास बहुत पुराना है और उतना ही बड़ा है। हम बात कराते हैं आपको सीधे यहाँ के छात्रों से। आपका नाम? अमन यादव। अमन जी, कहाँ के रहने वाले आप? हम अम्बेडकर नगर के रहने वाले। अम्बेडकर। कब से पढ़ाई कर रहे हैं प्रयागराज में? प्रयागराज में 2020 से। 2020 से आप हाँ। इंट्रेंस क्वालिफाई किया था आपने? हाँ। क्या रैंक आई थी? रैंक यहाँ रैंक वैसे बताते नहीं है, नंबर था 152 उसमें। कितने में से? 152 था? 300 में। 300 में 152 नंबर। हाँ, यूजी में और पीजी में 164। कितने में से? 300 में। 300 में से। तो जीएन झा हॉस्टल आपको इंट्रेंस के बाद चयनित हाँ हुआ था? हाँ हाँ, पीजी में हुआ है। पीजी हॉस्टल हुआ था। यहाँ के इतिहास के बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? इतिहास में जैसे ये हॉस्टल 1927 में बनाया गया था। पहले इसका नाम न्यू हॉस्टल था, फिर सर गंगानाथ झा के सम्मान में इसका नाम सर गंगानाथ झा हॉस्टल पुनः से इनका नाम बदला गया हॉस्टल का। सर गंगानाथ झा बहुत ही बड़े शिक्षाविद थे भारत के, जो संस्कृत के बहुत विद्वान थे। संस्कृत फिलॉसफी उनका क्षेत्र था और वो यहाँ के कुलपति भी रहे हैं 10 सालों तक पूरे। अच्छा, वो यहाँ के वाइस चांसलर भी रहे हैं? चांसलर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपका नाम? सर मेरा नाम आदर्श प्रताप राव। कहाँ के रहने वाले आप? मैं देवरिया ज़िला से। देवरिया का। आप देवरिया से यहाँ आकर पढ़ाई कर रहे हैं, कब से आए हैं यहाँ पे? मैं भी इन्हीं का बैचमेट हूँ, 2020 से। जब देवरिया से आप 12th पास करके आए तो आंखों में क्या सपना था? सपना था कि गणित के विभाग में कुछ अच्छा करेंगे। गणित के? जी तो अभी तक प्रयास जारी है? जी। जीएन झा हॉस्टल की उपलब्धियाँ, ऐसे आप यहाँ बहुत हॉस्टल हैं, ताराचंद है, एएन झा था, जीएन झा ही क्यों चूज किया आपने? जीएन झा चूज़ नहीं किया, यही मुझे मिला था और ये इसलिए मिला था क्योंकि यहाँ पे जो सबसे टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स को मिलता है वो जीएन झा ही मिलता है। उसके बाद से बाकी हॉस्टल्स में मिलते हैं। यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सबसे टॉपर बच्चे होते हैं उन्हीं को जीएन झा हॉस्टल नसीब होता है ना? तो यहाँ की उपलब्धियाँ क्या, कुछ आपको पता है यहाँ के बारे में? जी, यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े लोग निकले हैं, कई आईएएस निकले हैं, कोई वाइस प्रेसिडेंट भी है ना शायद यहाँ से। और कोई पाठक सर थे। अच्छा, यानी कि जीएन झा हॉस्टल से कई अच्छे आईएएस, आईपीएस और आपके इसरो, नासा, सब जगह लोग पहुँचे हैं। जी जी, ठीक है। आपका नाम? अजीत कुमार है, कहाँ रहने वाले हैं आप? रायबरेली से। रायबरेली से यहाँ पढ़ने आप आए हैं? हाँ। लखनऊ भी तो बगल में था। नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय काफ़ी चर्चित विश्वविद्यालय था, इसीलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ना चयन किया। तो जब आपने इसको चूज किया जीएन झा को, तो आंखों में सपने क्या थे? जीएन झा में क्योंकि जीएन झा जो है आईएएस की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, तो ये था कि सिविल की परीक्षाओं में या सिविल सेवाओं में यहाँ से काफ़ी बढ़िया अनुभव मिलेगा, सीनियर से जान पहचान होगी और काफ़ी पढ़ाई का माहौल भी बढ़िया होगा, इसीलिए जीएन झा चुना। पढ़ाई का माहौल कैसा है यहाँ पर? यहाँ पर पढ़ाई का माहौल बढ़िया है। जी, बहुत बढ़िया। सबसे बढ़िया यहीं पे है। यानी कि जीएन झा हॉस्टल में सबसे अच्छा? हाँ, पढ़ाई का माहौल के मामले में सबसे अच्छा हॉस्टल यही है। जी, ये बताइए कि जीएन झा हॉस्टल में आप लोग रह रहे हैं तो समस्याएं भी कुछ तो होंगी। क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और जीएन झा में? समस्याएं वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे अभी एक हॉस्टल में रहने के पहले सुने थे ब्लॉक सर्वेंट वाली समस्या थी, पहले ब्लॉक सर्वेंट थे, अब उसको हटा दिए तो उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आती हैं। साफ सफाई की दिक्कत? साफ़ सफाई की कुछ दिक्कतें रहती हैं। जैसे कुछ होता है इवेंट तो फिर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर उसके बाद वैसे नॉर्मलाइज छोड़ दिया जाता है अपने हालात पे। और कभी कभी बीच बीच में पानी की समस्या आ जाती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, सुलझा लिया जाता है क्योंकि यहाँ के क्या नाम है, सर्वेश सर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अच्छा, यहाँ के वार्डन कौन है? यहाँ के वार्डन है मनोज कुमार सर। और सर्वेश सिंह कौन है? ये हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट।
मतलब हॉस्टल से वही देखते हैं यहाँ की सब जगह के? यहाँ के बस जीएन झा के। अच्छा, जीएन झा के वही हाँ। इंचार्ज हैं ना, सर्वेश सिंह। हम्म। तो क्या रेगुलर वॉच करते हैं यहाँ पर कि खाना कैसा है, मेस कैसा है, सफाई के? मेस की तो समस्या है, बाकी सब मेस से सही। क्या समस्या है मेस में खाना बहुत खराब क्वालिटी का रहता है। और क्या दिक्कत है? बस यही तो खाना। आप लोग आवाज़ उठाते हैं जब खाना खराब मिलता है तो? हाँ, बोलते हैं तो कुछ दिन सुधरता है। कुछ दिन सुधरता है, उसके बाद फिर से वो हटा दिया जाता है। और यहाँ हॉस्टल की एक ये भी समस्या है कि ये जैसे इसकी हालत आप देख सकते हैं कि काफ़ी जर्जर अवस्था में पहुँचता जा रहा है। हाँ, सब काफ़ी 27 का बना हुआ है तब से। 27 का बना हुआ है, लेकिन अभी इसमें अगर हम सुधार करते रहें तो ये अभी भी बहुत सालों तक काफ़ी अच्छा बना रह सकता है। तो इस तरह की समस्याएं हैं जिनसे सुलझाया जा सकता है जिन्हें। सरकार तो बहुत फंड देती है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो सरकार सीधे केंद्र से फंड आता है यहाँ पर। तो क्या कुछ लगता नहीं, कुछ पुताई उताई, कुछ इसका बनावट, प्लास्टर, कुछ? वही वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब हम लोग इसके लिए एप्लीकेशन किसी दिन देंगे कि इसका मतलब सुधार हो और इसमें पुताई उताई की जाए, और जिससे कि अभी मैं कमरे दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। अभी मैं कमरे में बैठा था, देख रहा था, जैसे कि जो पुताई दीवारों पर है वो लगता है कि 5-10 साल पहले, 15 साल पहले हुई हो, ऐसा कुछ लग रहा है। जबकि सरकार से पर्याप्त फंड आता है, विश्वविद्यालय को मिलता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि विश्वविद्यालय के पास फंड आया है और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने उस फंड को यूज नहीं किया है, वापस चला गया। आपको पता है आप लोगों को? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद हुआ था। इनके पास बहुत ज़्यादा फंड आया था, लेकिन उन्होंने यूज नहीं किया था। इनको मिला था साइंस फैकल्टी को पूरा बदलने के लिए कि मॉडर्न तरीके से बनाया जाए, लैब से लेके सब कुछ। फिर जो 2004 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी, तो इन्होंने 3-4 बार ऐसे फंड आता गया, यूज नहीं किए। फिर धीरे धीरे वो फंडिंग कट गई और उस जगह बीएचयू में भेजने लगे और सारे विश्वविद्यालयों में। इस वजह से थोड़ा और रेपुटेशन कम हो गई तो विश्वविद्यालय। क्या लगता है, अच्छे से आप लोग अभी देखते हैं पूरे दुनिया भर का विश्वविद्यालय की रैंक आती है, तो उसमें आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंक कहाँ पाते हैं? काफ़ी पीछे है ना, ईआरएफ रैंकिंग में तो 200 के बाहर है शायद इस समय विश्वविद्यालय। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसी वजह से हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ का, और यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ों में सुधार होना चाहिए। जैसे मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ, तो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, बहुत धन्यवाद। क्या कर रहे हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में मैं एमएससी कर रहा हूँ, तो वहाँ पर लैब्स और मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता है। किस सब्जेक्ट से आप एमएससी कर रहे हैं? क्या क्या फिजिक्स से बहुत फिजिक्स में और क्या क्या है? और जो अभी आप कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है सब। और सिलेबस क्या क्या है? सिलेबस में पीजी है ना, तो केवल सिंगल फिजिक्स ही है। तो तो होगा ना आपका, ऑप्टिक्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, चार कौन सा पेपर है? 4 पेपर हैं। एक क्वांटम मैकेनिक्स था बेसिकली। क्वांटम मैकेनिक्स क्या अच्छे से पढ़ाया जाता है? हाँ, टीचर्स काफ़ी बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो सुविधाएं हैं वो कम है। जैसे उनकी एक पर्सनल लैब होनी चाहिए, एक पर्सनल केबिन होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें कम है। जो इंस्ट्रूमेंट हैं भी वो 40-40, 50-50 साल पुराने हैं, तो उस वजह से नहीं। तो काफ़ी 1923 में डिपार्टमेंट बना, वो काफ़ी प्रतिष्ठित था। मेघनाथ शाह जैसे साइंटिस्ट यहीं से थे, जो फाउंडिंग मेंबर भी रहे फिजिक्स डिपार्टमेंट के। अगर यहाँ की लैब्स वगैरह अच्छी की जाए तो बहुत आगे जा सकता है फिजिक्स डिपार्टमेंट। यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं थोड़ी सी वो कमज़ोर हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं आप लोग कह रहे हैं। हाँ, तो अगर अगर बस व्यवस्थाएं- और एक समस्या है कि छात्र और अध्यापक का अनुपात भी बहुत अनियमित है। जैसे लड़के ज़्यादा हैं, छात्र उस अनुपात में कम है। टीचर जो हैं अच्छे हैं, लेकिन जैसे जो अनुपात रहना चाहिए वो नहीं है। टीचरों की कमी है, आप सीधे सीधे ये बोलिए। कमी है। कि जी, विश्वविद्यालय में 243 सीटें हैं मैथ्स में, और वहाँ जगह भी नहीं होती है कई बार, तो लड़के क्लास बैठ में। भी हाँ। क्लास में जगह नहीं होती। क्लासरूम्स की भी हाँ, संख्या अगर- है कि क्लासरूम्स की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, बहुत काफ़ी अगर कम हो गई। 243 लड़के एक साथ आ जाएंगे तो जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, ये हालात है। ये है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय काफ़ी पिछड़ रहा है, काफ़ी पीछे है ना? तो कभी आप लोग आवाज़ उठाते हो? हाँ, जी, इसके लिए तो काफ़ी हम अभी आवाज़ उठाते हैं। और ये जैसे ये शिक्षकों की तो काफ़ी नई नियुक्तियां हुई। जैसे मेरे डिपार्टमेंट में करीब 20 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नई नियुक्तियां दी गई। हाँ, पिछले साल। जितनी जितनी सीटें आवंटित थी, क्या पूरे टीचर हो गए हैं कि अभी भी कमी है? हाँ, मैक्सिमम हो गए हैं। 1-2 जो थे, मतलब अभी उनका दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया तो वो चले गए, तो शायद वो वैकेंट हो सकती, नहीं तो मैक्सिमम फील्ड है। काफ़ी सारे टीचर। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहते थे, लेकिन वो साख गिरी है। आप लोगों ने कई चीज़ें बताई, सुधार कैसे और क्या हो सकता है? सरकारों से क्या कहना चाहिए? जो केंद्र मोदी जी हैं, फिर चुन के आ गए हैं, है ना? और जो आपके लीडर हैं,
आप उनसे क्या कहना चाहें, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहूँगा कि जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनको अधिकतर जनसंख्या ने वोट दे करके उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, तो वो ऐसा देखा जाता है कि बनारस हालांकि उनका संसदीय क्षेत्र है, लेकिन वो बीएचयू में लगातार दौरे करते रहते हैं। यहाँ के देश का प्रधान सेवक होने के नाते उनका एक दायित्व बनता है कि इलाहाबाद में भी मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से उनका कभी एक दौरा नहीं देखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कम से कम एक बार आएँ। जैसे वो बीएचयू हर 6 महीने या महीने 2 महीने में जाते रहते हैं, तो यहाँ पर आए, यहाँ की चीज़ों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी सुधार होंगे। कहीं न कहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की साख गिर रही है। हाँ, बिल्कुल गिर रही है। इसका कारण मुझे ये लगता है कि ये जो है कि केंद्र सरकार इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि ये पहले आईएएस की फैक्ट्री भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, और लगभग जैसे ही मतलब यूपीएससी का जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो उसके बाद से भी काफ़ी सारे लड़के यहाँ पर होना बंद हो गए हैं आईएएस, नहीं तो पहले काफ़ी ज़्यादा संख्या में आईएएस भी हो जाते थे। इस वजह से अभी मैं दिल्ली में था, है ना, और तो वहाँ पे काफ़ी सीनियर आईएएस अफसर थे, सेक्रेटरी रैंक के थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं जीएन झा से पढ़ा हुआ हूँ। कुछ ये चीज़ है, लेकिन आने वाले कल में तो यहाँ से कोई निकल ही नहीं रहा, अब तो कोई नहीं निकल रहा है। नहीं, इस बार भी कोई नहीं, एक आध संख्या में आता है ना, है। एक आध, दो लोग हो जाते हैं। है ना, ये जो यहाँ के यहाँ के रह के नहीं बाहर या दिल्ली कभी यहाँ जुड़े होते हैं, मतलब कि हाँ, 5 साल यहाँ पहले। टीम में रहते हैं, 5-6 साल बाद तैयारी करने के बाद होते हैं। हाँ, तो दिल्ली पहली में चीज़ आप ये डिमांड, यहाँ के जो बच्चे छात्र हैं डिमांड कर रहे हैं कि ये जहाँ जैसे हॉस्टल जितने भी यहाँ पर हैं वहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं, प्रॉपर जो फंड सरकार से आता है उसका इस्तेमाल किया जाए और छात्रों के हित के काम किए जाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में शैक्षणिक जो क्वालिटी है, शिक्षा की जो क्वालिटी है वो भी कमज़ोर है, टीचर्स थोड़ी सी कमी है, वहाँ पे क्लासरूम की कमी है, उसको पूरा किया जाए। खासकर जो साइंस फैकल्टी है वहाँ पर लैब की बड़ी खतरनाक कमी है, बहुत कमी लैब की है। इंस्ट्रूमेंट जो है लैब्स हैं, सभी लैब्स हैं, जगह भी लैब- बहुत लैब- सारी लैब, हैं, हाँ। लेकिन उनका थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन होना ज़रूरी है कि समय के साथ, क्योंकि वो उनमें इंस्ट्रूमेंट भी जो है काफ़ी पुराने हैं, 40-40 50-50 साल पुराने हैं। तो हम इस आधुनिकता की इस दुनिया में पुराने यंत्रों के साथ कैसे लड़ सकते हैं। सही बात, सही बात। अच्छा, जो यहाँ के जो पुराने छात्र पढ़ के जा चुके हैं, अच्छी जगह पे हैं, क्या भाई वो आते हैं यहाँ पर? आते तो हैं, जब होता है कोई मीटिंग होता है। अभी हुआ था ना यूनिवर्सिटी ऑफ हाँ, इलाहाबाद में? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का तो आए थे, काफ़ी सारे सीनियर्स आए थे हॉस्टल में भी। तो क्या क्या बात हुई आप लोगों से? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बता रहे थे कि बहुत गौरवशाली था। यहाँ पे हर साल जो है होते थे, बल्क में आईएएस होते थे। यूपी पीसीएस तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही एक तरीके से सब था कि होना लगभग 30 से 40% यहीं से होते थे यूपी पीसीएस में, एयू से ही यही सब था। लेकिन धीरे धीरे बदलाव होते गए, सब सिलेबस बदला और माहौल भी बदला इलाहाबाद यहाँ का। आते हैं तो सबसे पहले ये ज़रूर देखते हैं कि कहते हैं कि इस बिल्डिंग को देख करके रोना आ रहा है। हम लोग जब रहते थे कितनी शानदार बिल्डिंग थी, आज से बिल्डिंग कहें कि काफ़ी ये तो जर्जर अवस्था में हो ही जाती, कई छज्जे टूट रहे हैं और मतलब काफ़ी सारा पेंट उधड़ गया है, और ये जो वो है काफ़ी सी चीज़ें, मतलब इसमें सुधार की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि आप लोग आवाज़ उठाइए, और जो भी वो है हम लोग सभी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। कभी ऐसा हुआ कि पुराने छात्र आए हों यहाँ पर, कुछ साथ में लाए, बुक्स वगैरह, कुछ कूलर पंखा कुछ देते हैं आप लोगों को? कुछ हेल्प हाँ करते हैं? हाँ, वो तो देते ही। होता है कभी कभार ऐसा? अभी कुछ दिन पहले सर्वे सर बता रहे थे कि कोई सीनियर लोग हैं मिलके टीवी कॉमन हॉल में देने वाले हैं, टीवी तो देना उसके लिए चाहते हैं। तो टीवी देना चाहते हैं? हाँ, तो उसके लिए कहे थे कि एक लेटर लिख दीजिए। तो कभी कभी वो लोग आप लोगों को कभी आकर के आप लोग मोटिवेट करते हैं? हाँ, अलग बिल्कुल से आए करते हो, हैं। अचानक आ गए हो, आप लोग हॉस्टल में हो, आ गए कि भैया तुम्हें ऐसे पढ़ना, बुक्स तुम्हारी चेक कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ होता है? हाँ, ये होता है। अभी जब ये मीटिंग हुई थी तब कई लोग आए थे, इस तरह से समझाते थे कि अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जैसे पुराना था इतिहास उसे फिर से बनाना है, जो साख थी हॉस्टल की कि आईएएस ढेर सारे हों, मतलब हर जॉब में जाते थे, कॉरपोरेट में भी जाते थे और यहाँ भी जाते थे, मेडिकल में भी जाते थे, हर तरीके से। लेकिन अब वो चीज़ें बंद हो गई धीरे धीरे, हाँ, कम हो गई हैं, कम बंद हो क्या, गई, बंद नहीं हुई है। कम हो गई हैं, बंद नहीं हुई हैं। हाँ, एक अगली बात यहाँ पे है, यहाँ पर से आप लोग रहते हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है 48 डिग्री सेल्सियस का, तो जो आपके प्रशासन विश्वविद्यालय का कभी देख रेख आता देखने के बच्चे कैसे, पंखा है, कूलर है कि नहीं है, क्या है? नहीं, प्रशासन उतना कोई हस्तक्षेप नहीं करता। बस जो समस्याएं रहते हैं हम लोग सर्विस सर को बताते हैं, जो मतलब इन जनरल हॉस्टल की पूरी समस्या रहती है। पर्सनल समस्याओं के लिए खुद की यहाँ जिम्मेदारी है। जीएनएम में कितने बच्चे, कितनी सीट्स हैं यहाँ पे?
यहाँ पे 138 कमरे हैं शायद। 133 कमरे हैं, उनमें से कई कमरे जो हैं वो डबल अलॉटेड है, मतलब डबल सीटेड है, और काफ़ी मैक्सिमम जो है सिंगल सीटेड तो है। मैक्सिमम कितने बच्चे यहाँ रहते हैं एक बार में फुल? मैक्सिमम यहाँ पर 160-70 के आसपास रहते हैं। 150 के आसपास बच्चे यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर रहते हैं, यानी कि हर समय 150 बच्चे यहाँ पर रह के पढ़ाई करते हैं। और जो ऑलमोस्ट बच्चे होते हैं वो ऑलमोस्ट गरीब एक कॉमन फैमिली के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चौधरी करण सिंह है। कहाँ के रहने वाले आप हैं? मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। श्रावस्ती जिला के रहने वाले हैं। तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं मेरा एमए फर्स्ट ईयर है और मैं 4 और महीने से रह रहा हूँ, 4 महीने से। 4 महीने से। तो आपको क्या, पहले कहाँ रहते थे आप? पहले रूम लेकर रहता था। तो आप कैसा रूम में और यहाँ में क्या अंतर लग रहा है? रूम में यहाँ पर बहुत अंतर है। यहाँ के जो जैसे यहाँ पर जो कमरे हैं वो थोड़ा नॉर्मल रहता है यहाँ टेम्परेचर, और रूम पर जो है काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है, इसलिए थोड़ा वहाँ रूम से तो अच्छा है, थोड़ा अच्छा है रूम से? रूम से अच्छा है। गर्मी थोड़ी सी कम है ना यहाँ पर? और व्यवस्थाएं कैसी हैं यहाँ पर? पानी का, खाने का? बहुत सही नहीं है पानी, मतलब आता है कभी कभी पानी नहीं आता तो कंप्लेन करना पड़ता है, तब फिर सही कराते हैं, तो बहुत लेट में सही कराते हैं। पढ़ाई लिखाई कैसी होती है यूनिवर्सिटी में? क्लासेस चलती बराबर? क्लासेस चलते हैं, लेकिन पहले जैसा थोड़ा डाउन हो गया है, पहले जैसा नहीं है पढ़ाई लिखाई। टीचर्स और बच्चे दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव नहीं रहते हैं पढ़ाई? अट्रैक्टिव तो बिल्कुल नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं। अच्छा, पहले एक बड़ा बात यहाँ पे है, इलाहाबाद से आप लोग पता है कई यूनिवर्सिटी से कई पीएम बने हैं, जैसे कई पीएम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और यहाँ पर एक छात्र संघ का चुनाव होता था, वो चुनाव जब होता था तो काफ़ी बोलबाला होता था। वो चुनाव बंद क्यों हुआ, और वो चुनाव होने से फ़ायदा था घाटा था, क्या दिक्कतें थी, क्या फ़ायदे थे? दिक्कतें और देखा जाए तो एक तरीके से चुनाव होने से दोनों चीज़ें थी। बीच में कुछ एक तरीके से सब लोग कहते थे थोड़ी बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी, लेकिन उसको अगर नज़रअंदाज कर दें तो उससे फ़ायदा ही था, क्योंकि प्रशासन तब छात्रों की आवाज़ को दबा नहीं सकता था। जैसे कोई भी फीस वृद्धि कर दिए हैं ये लोग 4 गुना अचानक से। फीस कितना पहले था, आप कितना हुआ? बड़ी मुद्दा था 1600 था, अब कर दिए हैं 5300। 1600 से सीधे 5300। एक ही बार में, ये एक बार में कौन सा फार्मूला लगाएं ये? पता नहीं कौन सा लगाएं। और हॉस्टल्स की फीस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। हॉस्टल क्या फीस लगते हैं? पिछले 2 साल पहले मेरे बड़े भाई यहाँ पर रहे थे तो उनका 14,500 पड़ा था। अब जब मैं आया तो 23,480 रुपये लिए हैं, और उसमें 5,000 कासन मनी के रूप में हमसे तो जमा ही करा लिए हैं, अब वापस करते हैं। अमूमन तो 1000 की वृद्धि होती है। सोचिए यहाँ पर 1600 फीस से कहाँ चला गया 5300। सोचिए और क्या दिक्कतें? और बस और यही सब था। छात्र संघ होने से, जैसे अगर छात्र संघ होता तो ये इतना ये जो छात्रों के इतने मुद्दे होते थे, छात्रों के जो मुद्दे होते थे छात्र संघ होने से ये तुरंत नेशनल मीडिया तक पहुंच जाते थे, जो देश के बड़े बड़े लीडर्स थे उन तक पहुंच जाते थे, तो वो आवाज़ दब नहीं पाती थी छात्रों की। तो छात्र संघ बहाल होना चाहिए। छात्र संगठन जो है वो फिर से बहाल होना चाहिए और फिर से यहाँ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि छात्र संगठन होने से आप लोग मजबूत रहते हैं। खाने की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, बुक्स की दिक्कत है, फीस की दिक्कत है, हर दिक्कत पर आप अपनी आवाज़ एक मजबूती से उठा पाते थे। पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत है, प्रोफेसर नहीं आ रहे हैं, क्लास नहीं चल रही हैं, तो उससे संबंधित भी हम बता सकते थे कि उस कंप्लेन कर सकते थे, तो छात्र संघ हमारा सहयोग करता था। और जब छात्र संघ नहीं रहता है तो कोई ज़्यादा सुनता भी नहीं है, हमारे बच्चों के कोई ज़्यादा नहीं सुनता है। एप्लीकेशन देते हैं आप लोग? हाँ, एप्लीकेशन देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तरीके से प्रशासन हावी होकर उन चीज़ों को दबाने का प्रयास करता है। यानी कि विश्वविद्यालय का जो छात्र संगठन था वो प्रशासन से कहीं न कहीं बुराइयों को लेकर के लोहा लेता था, पढ़ाई को लेकर के, हॉस्टलों को लेकर के, छात्रों के वेश को लेकर के। कुछ एक आम गरीब बच्चा जो 1600 देता था आज 1300 कहाँ 5300 कहाँ दे पाएगा? जो 14,000 देता था हॉस्टल के लिए आज कितना हो गया? 23,000 हो गया। तो 23,000 एक साथ देना पड़ता है। और जी एक साथ 23,000 एक आम व्यक्ति के लिए दे पाना असंभव सी बात है। कहीं से कर्जे लेगा या कहीं से कुछ अपना बेचेगा। माँ अपना मंगलसूत्र बेचती हैं या फिर अपना गहना बेचती, बच्चों को पढ़ाने बेचती हैं। और हॉस्टल आवंटन में भी काफ़ी लेट भी होता है। आवंटन में मुझे दिक्कत आ गई थी अब की बार। आवंटन में जैसे मेरा स्कोर अच्छा था एंट्रेंस में, मेरा सेकंड था रैंक, तो एक जो फर्स्ट रैंक थी वो लड़की थी और सेकंड मेरा था, तो मुझे फर्स्ट लिस्ट में मुझे अलाट ही नहीं हुआ था हॉस्टल ही। तब मैंने DSW में कंप्लेन किया तो उसके मुझे 3 महीने बाद लेट से अलाट हुआ है मुझे, और वो भी कंप्लेन
करने के बाद अलॉट भी जो होता है वो दिसंबर के आसपास होता है। सत्र हमारा जुलाई से लगभग या अगस्त से शुरू हो जाता है और दिसंबर तक हम लोगों को डेलीगेसी में रूम लेकर रहना पड़ता है। जुलाई में अलाट होना चाहिए था अगस्त में, अब मुझे कब हुआ है, मुझे मार्च में हुआ। अब की बार 2024 में मार्च में अलाट हुआ, सेकंड लिस्ट में। लेट से अलॉट भी होता है, करीब 3-4-5 महीने लेट से अलॉट भी हुआ है और हम लोगों से पूरी फीस भी वसूल ली गई है। यानी कि आपको जो हॉस्टल अलॉट हुआ है वो जाके मार्च में हुआ है। 6 महीने जैसे लेट हो गया तो उसका फीस भी वापस नहीं करेंगे, अच्छा, कुछ भी नहीं पूरी होता। फीस धर लेते हैं पूरी लोग? फीस जैसे 6 महीने लेट हुआ तो फीस भी कम होनी चाहिए। अभी मैं ये बात कल उठाऊंगा, तो मेरी एक सांसद जैसे मीटिंग है, हाँ मैं बोलूँगा, प्रिया सरोज मछली सर की जो है ना, हाँ उनसे भी है, और ये बातें जाएंगी संसद तक जाएंगी और विधानसभा तक जाएंगी। रागिनी सोनकर का परसों हमारा है। आइए हॉस्टल देखते हैं, जाइए आइए, आइए कमरे दिखा देते हैं। आइए आपको कमरे दिखाते हैं, क्या किस स्थिति में कमरे हैं बच्चों के। ये हॉस्टल्स इनके भविष्य माने जाते हैं, लेकिन इन हॉस्टल्स की क्या रूपरेखा है, दिखाओ। देख रहे हैं ये कितनी गंदगी हॉस्टल्स में है, सांप है, बिच्छू है, कोई कीड़े हैं, बच्चों को काट लें, खा लें, क्या कौन सा ट्रीटमेंट इनको मिलेगा, क्या मिलेगा। दिखाओ ये पानी देखो, लाइटें तो नहीं, लाइटें हैं यहाँ पे, देखिए लाइट जला दो। देखिए यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर क्या गंदगी है, कितना अव्यवस्थाएं हैं। सोचिए ये देखिए ये बच्चे कैसे रहते हैं। हॉस्टल दिखाओ, ये बच्चों का कमरा है, ये जीएन झा का कमरा है हॉस्टल का, और बच्चे छोटे से कमरे में कैसे इस गर्मी में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। दीवारों को दिखाइए, ये है कितना जर्जर अवस्था में, देख रहे हैं ये क्या हालात हैं हॉस्टल्स के कमरों के। बच्चे किस हालात में रह करके यहाँ पढ़ाई करते हैं, और उसके बावजूद इतनी फ़ीस महंगी हो जाती है। 23 हज़ार एक साथ एक मुश्त बच्चे कहाँ से दे पाएंगे। ये देखिए हॉस्टल, ये क्या हालात हैं, पानी भरा हुआ है। ये है जीएन झा हॉस्टल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा माना जाने वाला हॉस्टल। इसकी ये हालात है, यहाँ पर दिखाइए, देखिए ये कमरे हैं, आ जाओ आगे जाओ। ये हालात है, ये जीएन झा हॉस्टल है, यहाँ पर ये हालात हैं, ठीक है। हाँ सोचिए, बच्चे गांव से, गरीब बच्चे आके पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के लिए बच्चे यहाँ पर दिन रात एक करते हैं, लेकिन सरकारों के अव्यवस्थाएं, जर्जर हालात में हॉस्टल है, पढ़ाई कुछ नहीं हो पा रही है। ये सब देखते हुए लगातार हम आपके पास रिपोर्टिंग करते रहेंगे, छात्रों के मुद्दों को उठाते रहेंगे। जनहित इंडिया, जय हिंद, जय भारत।